नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 3 राज्यों का आज दौरा है। हालांकि सिक्किम खराब मौसम के कारण वो सिक्किम गैंगटॉक नहीं पहुंचे हैं और बागडोगरा से उन्होंने गैंगटॉक में जो समारोह था उसको संबोधित किया। आपसे और थोड़ी देर में पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार पहुंचेंगे और साथ ही साथ वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ प्रधानमंत्री शाम को पहुंचेंगे बिहार। तो इन तीनों राज्यों में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन के साथ ही जनता को संबोधित करेंगे। उस पर होगी हमारी नजर। साथ ही होगी देश दुनिया की बड़ी खबरें भी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले को बताया मानवता की आत्मा पर हमला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पहले से ज्यादा हुआ एकजुट। सिक्किम के 50 साल पूरे होने के मौके पर 2047 तक देश को विकसित बनाने के लक्ष्य को दोहराया। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल और बिहार में करेंगे हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की शुरुआत। अलीपुरद्वार में जनसभा और पटना में रोड शो का भी कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को 2 टूक। अब केवल आतंकवाद और पीओके पर ही होगी चर्चा। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत में खुद लौटेगा पीओके। पाकिस्तान को आतंकवाद की चुकानी होगी भारी कीमत। पनामा के विदेश मंत्री के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख शशि थरूर की बैठक। आतंकवादियों को सजा और फंडिंग करने वालों को जिम्मेदार ठहराने की वकालत। और साइबर अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन चक्र वी के तहत सीबीआई के दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 19 स्थानों पर छापे। 6 को किया गिरफ्तार। 2 अवैध कॉल सेंटरों को भी किया ध्वस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंक और इनके सरपरस्तों के खिलाफ की गई ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत पहले से ज्यादा एकजुट हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को तबाह किया है। सिक्किम की स्थापना के 50 साल पूरे होने के मौके पर गैंगटॉक में विदेश समारोह में पीएम वर्चुअल तरीके से शामिल हुए। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत पहले से कहीं ज्यादा एकजुट है। हमने एकजुट होकर आतंकियों और उनके सरपरस्तों को साफ संदेश दिया है। उन्होंने हमारे बेटियों के माथे से सिंदूर पहुंचकर उनका जीना हराम कर दिया। हमने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर से करारा जवाब दिया है। साथियों, आतंकी अड्डे तबाह होने से बौखलाकर पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों और सैनिकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान की पोल ही खुल गई और हमने उनके कई एयरबेस को तबाह करके दिखा दिया कि भारत कब क्या कर सकता है। सिक्किम के 50 साल पूरे होने के मौके पर सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया। राज्य सरकार ने सिक्किम की सांस्कृतिक समृद्धि, परंपरा और प्राकृतिक वैभव का उत्सव मनाने के लिए सुनोलो समृद्ध एवं सामर्थ्य सिक्किम थीम के अंतर्गत साल भर चलने वाले कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है। सिक्किम की 50वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने राज्य में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में नामची जिले में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 500 बिस्तरों वाला नया जिला अस्पताल, ग्यालशिंग जिले के पेलिंग के सांगाचोलिंग में यात्री रोपवे, गैंगटॉक जिले के सांगखोला में अटल अमृत उद्यान में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा शामिल है। पीएम ने सिक्किम में शुरू हो रहे विकास प्रोजेक्ट के लिए बधाई दी और कहा कि सिक्किम सहित पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत की विकास गाथा का चमकता अध्याय है। आज यहां सिक्किम के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इन सारे प्रोजेक्ट से यहां हेल्थ केयर, टूरिज्म, कल्चर
और स्पोर्ट्स की सुविधाओं का विस्तार होगा। मैं आप सभी को इन सारे प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी बधाई देता हूं। साथियों, सिक्किम समेत पूरा नॉर्थ ईस्ट नए भारत की विकास गाथा एक चमकता अध्याय बन रहा है। पीएम ने कहा कि सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म का केंद्र बने। पीएम ने कहा कि सिक्किम की धरोहर हर भारत नहीं, पूरी दुनिया को गर्व है। हर राज्य को अपने यहां एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप करना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाए। अब समय आ गया है, सिक्किम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बने। सिक्किम के सामर्थ्य का कोई मुकाबला ही नहीं है। सिक्किम टूरिज्म का कंप्लीट पैकेज है। यहां प्रकृति भी है, अध्यात्म भी है, यहां झीलें हैं, झरने हैं, पहाड़ है और शांति की छाया में बसे बौद्ध मठ भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सिक्किम की इस धरोहर पर सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया को गर्व है। और सिक्किम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। अब थोड़ी देर में पीएम अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में नगर गैस वितरण परियोजना की शुरुआत करेंगे। 1010 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना का उद्देश्य 2.5 लाख घरों और 100 से अधिक वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को पाइप गैस से जोड़ना है। इसके अलावा 19 नए सीएनजी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके बाद पीएम अलीपुरद्वार के परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल का दौरा करने के बाद बिहार के पटना पहुंचेंगे। पीएम मोदी बिहार के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। आज दौरे के पहले दिन प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी का आज पटना में रोड शो का कार्यक्रम है। पीएम बिहार दौरे के दूसरे दिन यानी कल बिहार में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार की यात्रा पर होंगे। राज्य में 50,721 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजनाओं का वे उद्घाटन और शुभारंभ करेंगे, जिसमें 36,915 करोड़ की 4 योजनाओं का उद्घाटन और 9 योजनाएं जिसकी लागत 12,952 करोड़ रुपए है, उसका शिलान्यास होगा। जबकि 853 करोड़ की 3 परियोजनाओं को वे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं उस क्षेत्र की बहुत सारी सौगातें देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 48,000 करोड़ की यहाँ से शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। इसमें नवीनगर का 24,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, 4 लेन सड़क है और भी कई योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ देने वाले हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन यानी गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पटना से 1742 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। वे बिहटा में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के टर्मिनल भवन निर्माण का शिलान्यास करेंगे। ये 116 एकड़ में बनकर तैयार होगा। बिहटा एयरपोर्ट परियोजना की लागत 542 करोड़ 79 लाख रुपए है। इसके अलावा वे पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण करेंगे, जिसका निर्माण 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पाकिस्तानी ठिकानों को हमारी ताकत वाली सेना और शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर ध्वस्त करने का काम किया। मधुबनी से ऐलान किया था कि मैं मिट्टी में गाड़ दूंगा आतंकियों को, और दूसरी बार बिहार की वीर भूमि पर वो आ रहे हैं। उनके स्वागत में हिंदू मुसलमान की महिलाएं एक दूसरे को मेहंदी लगाकर। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। और अभिनंदन करते हैं।
बंगाल के प्रसिद्ध गीतकार अतुल प्रसाद सेन ने कहा था, भारत आबार जगत सभाय श्रेष्ठ आसन लबे। भारत फिर से विश्व में शीर्ष स्थान प्राप्त करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कवि का ये सपना साकार किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों के विकास के लिए भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स का अपने कर कमलों से शिलान्यास करेंगे। 1000 करोड़ रुपए से अधिक की ये सिटी गैस वितरण परियोजना स्वच्छ ईंधन के साथ साथ रोजगार, क्षेत्रीय विकास और पूर्वोदय पूर्वी भारत के उत्थान को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जहां हर क्षेत्र और हर नागरिक को आधुनिक सुविधाओं और अवसरों से सशक्त बनाया जाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर पधारे हुए सम्मानित अतिथियों का भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं श्री सुकांत मजूमदार, माननीय केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, श्री शुभेंदु अधिकारी, माननीय विधायक व नेता विपक्ष पश्चिम बंगाल विधानसभा, श्री मनोज टिग्गा, माननीय सांसद अलीपुरद्वार। आप सभी की उपस्थिति इस अवसर को और भी गरिमामयी बनाती है। भारतीय प्रधानमंत्री जी का सादर अभिनंदन करने के लिए हम एक स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं, जो हमारी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। मैं श्री सुकांत मजूमदार, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। अब मैं माननीय सांसद श्री मनोज टिग्गा जी से स्वागत भाषण देने का निवेदन करती हूं। मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस द्वारस की पुण्य भूमि पर अपने दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे पश्चिम बंगाल के सांसद बालूरघाट से एवं केंद्र में मंत्री एवं हमारे राज्य के सभापति भी हैं, ऐसे डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, हमारे बीच उपस्थित पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल के नेता सम्मानीय शुभेंदु अधिकारी जी, सर्वोपरि आप जो बीपीसीएल के जितने भी अधिकारीगण और यहाँ पर बैठे सभी अतिथियों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। विशेष करके आप सभी को जानते हैं कि पहले क्या था कि गैस प्राप्त करने के लिए हमें कितना समय लगता था, 4 साल 5 साल 6 साल बीत जाता था, लेकिन हमें गैस का कनेक्शन नहीं मिल पाता था, काफ़ी दिक्कतें होती थी। जो मिलता था वो भी हमें डबल सिलेंडर नहीं मिलता था। तो क्या करते थे कि एक सिलेंडर घर में होता था और हम जानते थे कि ये सिलेंडर शेष हो जाने के बाद में 3-4 महीने तक हमें और दूसरा गैस सिलेंडर मिलने वाला नहीं है। इसलिए हम राशन की दुकान से केरोसिन का तेल लेकर के घर में रखते थे कि गैस सिलेंडर तो हमें 2-3 महीना के बाद मिलने वाला है। तो उस समय में हमारा जो घर में जो खाना बनाओ कैसे बनेगा, तो हम घर में उस केरोसिन के तेल से खाना बनाते थे। लेकिन हमारे देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद में जिन माताओं ने कभी भी सोचा नहीं था कि मेरे घर में ये गैस सिलेंडर आएगा
लेकिन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से मुफ्त में माताओं को जब गैस मिला तब उनको पता चला कि नहीं, ये गैस सिलेंडर तो बड़ों बड़ों का नहीं है, ये हमारा भी पाने का लायक है, हम भी पा सकते हैं। तो गरीब माताओं का सपना साकार करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाए हैं, उसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ में देखिए, अभी उसके बाद में गैस सिलेंडर क्या हो रहा है कि घर घर में डिलीवरी भी हो रहा है अभी, और 2 सिलेंडर मिल रहा है, 2 सिलेंडर मिल रहा है। 1 सिलेंडर खत्म हो जाने के बाद में हम दूसरा को रिफिलिंग करके घर में रख रहे हैं और हमें कहीं दिक्कत नहीं हो रही है। और क्या है कि घर में गाड़ियां आकर के घर तक माने अपने दरवाजे तक गैस सिलेंडर दे करके जाती है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हम ये पूरा जो इस तरह का जो काम है, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही हो पाया है। उससे भी आगे बढ़ करके आज जो काम हो रहा है, यहाँ शिलान्यास होने वाला है कि नहीं, उससे आगे बढ़ करके हम गैस का जो कनेक्शन है पाइप के माध्यम से घरों तक, उनके चूल्हे तक, उनके रसोई तक पहुंचाने का काम जो हो रहा है, तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। और आपको गैस सिलेंडर को लेकर के इधर उधर भागा दौड़ी करना नहीं पड़ेगा, ये आपका रसोई तक आ जाएगा। और रसोई तक के साथ साथ जहां रेस्टोरेंट है, जहां होटल है, उनका भी वहां तक जहां खाना बनता है वहां तक गैस पहुंचाने का काम यदि हुआ है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। तो इसलिए हम आशा करते हैं कि आने वाला समय में यह भी विकसित भारत बनाने में यह भी एक महत्वपूर्ण कदम, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो मैं एक बार फिर से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, केवल हमारे देश के नहीं पूरे देश के आज हमारे नेता बन चुके हैं, तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को एक बार मैं फिर से अपने दिल की गहराई से स्वागत करते हुए इस डुअर्स की पुण्य भूमि पर जहां हाथियां पाई जाती है, एक सिंग वाले गेंडे पाए जाते हैं, मोर की आवाज शाम को सुनाई देती है, ऐसे डुअर्स में, हरियाली में, चाय बागान के क्षेत्र में मैं अपने दिल से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनोज टिग्गा जी, धन्यवाद। और अब पूर्वी भारत में स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने के प्रयास में एक महत्वपूर्ण कदम लेने का समय है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप भारत पेट्रोलियम की सिटी गैस वितरण परियोजना अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में पश्चिम बंगाल के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने जा रही है। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया इस डिजिटल प्लाक का अपने कर कमलों से अनावरण करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम एक एवी के माध्यम से सिटी गैस वितरण परियोजना के बारे में जानकारी देंगे। एवी चलाइए जरा। सपनों को आकार तभी मिलता है जब नीयत साफ हो और दिशा स्पष्ट। एक ऐसा ही सपना है आत्मनिर्भर भारत का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेजी से एक गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। भारत ऊर्जा आत्मनिर्भरता की उस ऊंचाई को छू रहा है जहां स्वच्छता, सुलभता और सततता एक साथ चल रही हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है विकसित भारत का, जिसमें पश्चिम बंगाल की अहम भूमिका है। ये वही धरती है जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न देखा था। आज वही स्वप्न आत्मनिर्भरता और स्वच्छ ऊर्जा के रूप में साकार हो रहा है। इसी संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है भारत पेट्रोलियम द्वारा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सीजीडी परियोजना जोन, जो न सिर्फ 2 जिलों के लाखों लोगों को एक स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा भविष्य से जोड़ रहा है,
बल्कि पश्चिम बंगाल के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा। हमारी सरकार यहां गैस पाइपलाइनें बिछा रही है। इससे पेट्रोलियम से जुड़े उत्पादों को ट्रकों से ट्रांसपोर्ट करने की मजबूरी कम होगी। ये चीजें कम कीमत में आप लोगों को मिलने लगेगी। गैस पाइपलाइन आने से यहां सीएनजी से गाड़ियां चल पाएगी। इसका एक और फायदा होगा, घरों में खाना बनाने की गैस अब पाइप से भी आ पाएगी। जैसे पाइप से पानी आता है किचन में, वैसे ही अब गैस आएगा। गैस उपलब्ध होने से नए उद्योग लगाना भी संभव हो पाएगा। शुरू हो रहा है 1017 करोड़ रुपए की लागत वाला ये विशाल प्रोजेक्ट, जिसका लक्ष्य है 2.5 लाख घरों तक पाइप्ड नेचुरल गैस पहुंचाना, 19 सीएनजी स्टेशन स्थापित करना, 100 किलोमीटर अंतर नगरीय स्टील पाइपलाइन बिछाकर पूरे क्षेत्र को एक मजबूत ऊर्जा नेटवर्क से जोड़ना। इससे हर रसोई के साथ रेस्टोरेंट, होटल और उद्योगों को मिलेगी सुरक्षित, सस्ती और निरंतर गैस आपूर्ति। और यही नहीं, 22 लाख से अधिक मानव दिवस के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इस परियोजना से इस क्षेत्र में सामाजिक समृद्धि, आर्थिक सशक्तिकरण के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाने में भी मदद मिलेगी। वहीं 25 वर्ष परियोजना अवधि के दौरान लगभग 98 टीएमटी ग्रीन हाउस उत्सर्जन में कमी आएगी, जो कि लगभग 50 लाख पेड़ लगाने के समतुल्य है। ये सिर्फ एक परियोजना नहीं, ये एक परिवर्तन है जो एक नए पश्चिम बंगाल को आकार देगा। आज प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा इस परियोजना का शिलान्यास हो रहा है। धन्यवाद। अब मैं हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को अत्यंत सम्मान के साथ इस गौरवशाली सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र आग्रह करती हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी सुकांता मजूमदार जी, पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, अलीपुर द्वार के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज तिग्गा जी, अन्य सांसद, विधायक और बंगाल के मेरे भाई और बहनों, अलीपुर द्वार की इस ऐतिहासिक भूमि से बंगाल के सभी लोगों को मेरा नमस्कार। अलीपुर द्वार की ये भूमि सिर्फ सीमाओं से नहीं, संस्कृतियों से जुड़ी है। एक और भूटान की सीमा है, दूसरी ओर असम का अभिनंदन है, एक और जलपाईगुड़ी का सौंदर्य है, दूसरी ओर कूच बिहार का गौरव है। आज इसी समृद्ध भूभाग पर मुझे आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज जब भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है तो बंगाल की भागीदारी अपेक्षित भी है और अनिवार्य भी है। इसी इरादे के साथ केंद्र सरकार यहां लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट को नई गति दे रही है। बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है और आज का दिन उसी नींव में एक और मजबूत ईंट जोड़ने का दिन है।
कुछ देर पहले हमने इस मंच से अलीपुरद्वार और कूच बिहार में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया है। इस प्रोजेक्ट से 2.5 लाख से अधिक घरों तक साफ, सुरक्षित और सस्ती गैस पाइपलाइन को पहुंचाई जाएगी। इससे न सिर्फ रसोई के लिए सिलेंडर खरीदने की चिंता खत्म होगी, बल्कि परिवारों को सुरक्षित गैस सप्लाई भी मिल पाएगी। इसके साथ साथ सीएनजी स्टेशन के निर्माण से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का भी विस्तार होगा। इससे पैसे की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी और पर्यावरण को भी राहत मिलेगी। मैं अलीपुरद्वार और कूच बिहार के नागरिकों को इस नई शुरुआत के लिए बधाई देता हूं। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है, ये सरकार की योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का भी एक उदाहरण है। साथियों, बीते कुछ वर्षों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। आज हमारा देश गैस आधारित इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले देश के 66 जिलों में सिटी गैस की सुविधा थी। आज 550 से ज्यादा जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पहुंच चुका है। ये नेटवर्क अब हमारे गांवों और छोटे शहरों तक पहुंच रहा है। लाखों घरों को पाइप से गैस मिल रही है। सीएनजी की वजह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी बदलाव आया है। इससे प्रदूषण कम हो रहा है, यानी देशवासियों की सेहत भी बेहतर हो रही है और जेब पर भी बोझ कम पड़ रही है। साथियों, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से इस परिवर्तन में और गति आई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2016 में योजना शुरू की थी। इस योजना ने करोड़ों गरीब बहनों का जीवन आसान बनाया है। इससे महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है, उनका स्वास्थ्य सुधरा है और सबसे बड़ी बात, घर की रसोई में सम्मान का माहौल बना है। 2014 में हमारे देश में 14 करोड़ से कम एलपीजी के कनेक्शन थे। आज ये संख्या 31 करोड़ से भी ज्यादा है। यानी हर घर तक गैस पहुंचाने का जो सपना था वो अब साकार हो रहा है। हमारी सरकार ने इसके लिए देश के कोने कोने में गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को मजबूत किया है। इसलिए देश भर में एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या भी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है। 2014 से पहले देश में 14,000 से भी कम एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 25,000 से ज्यादा हो गई है। गांव-गांव में अब आसानी से गैस सिलेंडर मिल जाते हैं। साथियों, आप सभी ऊर्जा गंगा परियोजना से भी परिचित हैं। ये प्रोजेक्ट गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इस योजना के तहत गैस पाइपलाइन के पूर्वी भारत के राज्यों से जोड़ने का काम हो रहा है। अब पश्चिम बंगाल समेत पूर्वी भारत के अनेक राज्यों में गैस पाइप से पहुंच रही है। भारत सरकार के इन सारे प्रयासों से शहर हो या गांव, रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। पाइपलाइन बिछाने से लेकर गैस की सप्लाई तक हर स्तर पर रोजगार बढ़ा है।
गैस आधारित इंडस्ट्री को भी इससे बल मिला है। अब हम एक ऐसे भारत की ओर बढ़ रहे हैं जहां ऊर्जा सस्ती भी हो, स्वच्छ हो और सर्वसुलभ हो। साथियों, पश्चिम बंगाल भारत की संस्कृति का, ज्ञान विज्ञान का एक बड़ा केंद्र रहा है। विकसित भारत का स्वप्न बंगाल के विकास के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बीते 10 वर्षों में यहां हजारों करोड़ के विकास कार्य शुरू करवाए हैं। पूर्वा एक्सप्रेस वे हो या दुर्गापुर एक्सप्रेस वे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का आधुनिकीकरण हो या कोलकाता मेट्रो का विस्तार हो, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन का कायाकल्प हो या टुवार्ड्स रूट नई ट्रेनों का संचालन हो, केंद्र सरकार ने बंगाल के विकास का हर संभव प्रयास किया है। आज जो ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है वो भी सिर्फ एक पाइपलाइन नहीं, प्रगति की जीवन रेखा है। आपका जीवन आसान हो, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारा प्रयास है। हमारा बंगाल विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़े, इसी कामना के साथ एक बार फिर इन सारी सुविधाओं के लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अभी 5 मिनट के बाद मैं यहां से खुले मंच पे जा रहा हूं। बहुत सी बातें आप मुझसे सुनना चाहते होंगे, वो मंच ज्यादा उपयुक्त है, इसलिए बाकी बातें मैं वहीं बताऊंगा 5 मिनट के बाद। इस कार्यक्रम में इतना ही काफी है। विकास की इस यात्रा को उमंग और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जिसके तहत कूच बिहार और अलीपुरद्वार के तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा घरों को पीएनजी उपलब्ध होगी। ये सस्ती, सुलभ और एक तरह से स्वच्छ ऊर्जा देगी और स्वच्छ ऊर्जा की तरफ, आत्मनिर्भर भारत की तरफ ये बड़ा कदम है। आइए देखते हैं क्या बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने इस मंच से कही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ने बहुत साफ कहा कि अब से 5 मिनट के बाद वो एक रैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस मंच से कहा कि बंगाल का विकास भारत के भविष्य की नींव है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोजेक्ट सरकार की योजनाओं का डोर स्टेप डिलीवरी का एक बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 2014 से लेकर 24 तक किस तरह से संख्या सीडीएस प्रोजेक्ट्स की बढ़ी है। भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में जो प्रगति की है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने इस मंच से एक बार फिर याद दिलाया कि उज्ज्वला योजना से बहनों की जिंदगी आसान हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल के बिना विकसित भारत का संकल्प पूरा नहीं हो सकता है। सीएनजी स्टेशन से ग्रीन फ्यूल की सुविधाओं का विस्तार होगा और 19 सीएनजी स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गैस डिस्ट्रीब्यूशन को मजबूत किया है। 2014 में जहां सिर्फ 66 जिलों में सीडीएस प्रोजेक्ट थे, आज 500 से ज्यादा जिले सीडीएस प्रोजेक्ट के तहत कवर किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर तमाम वो बातें रखी जो स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखा रहा है, किस तरह से भारत लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इस मंच से प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अब से 5 मिनट के बाद वो अलीपुरद्वार में एक रैली को संबोधित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा लोगों से कि जिन बातों को आप सुनना चाहते हैं वो उपयुक्त मंच होगा, तो वहां से वो बड़ा संबोधन करने जा रहे हैं अब से और थोड़ी देर में। उस बीच देखते हैं कुछ अन्य खबरों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा।
पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही अब बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा है। रही बात आतंकवाद की, तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की रणनीति बदली है और अब पाकिस्तान से केवल आतंकवाद और पीओके पर बात होगी। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा ही अंग पीओके एक दिन खुद लौटकर भारत में आएगा। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हम प्रधानमंत्री के श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। भारत हमेशा ही दिलों को जोड़ने की बात करता है और हमें विश्वास है कि प्रेम, एकता और सत्य के मार्ग पर चलकर वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौटकर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा और वापस आया हूं। पीओके की भारत से एकजुटता इस देश की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक समृद्धि पर निर्भर करती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, परंतु शक्ति और संयम, इन दोनों के समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया। साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमने पहले आतंकी ठिकानों को और उसके बाद दुश्मन के सैन्य अड्डों, एयर बेसेस को तबाह किया। वैसे साथियों, करने को हम कुछ और भी कर सकते थे। परंतु शक्ति के साथ संयम भी चाहिए। शक्ति और संयम, इन दोनों का समन्वय का हमने दुनिया के सामने एक शानदार उदाहरण पेश किया है। और आतंकवाद पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के सिलसिले में जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया के दौरे पर है। अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जकार्ता में थिंक टैंक और शिक्षाविदों के साथ बातचीत में भाग लिया। प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत के दौरान पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद के विरुद्ध खुलकर अपनी बात रखी और इस मौके पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि हमारे दुश्मन हमारे समाज के इसी ताने बाने को नष्ट करना चाहते हैं। आप हमारे दर्द और हमारी चिंता दोनों को समझते हैं, क्योंकि आपने अतीत में इसी तरह के अनुभवों को झेला है। India has a united voice on very critical matters, both for the world and for India. And one such matter, as you know, is about peace and prosperity. It is in the defense of peace and prosperity that we have had to act in the recent incidents. How together we can work on strategies to put an end to terrorism for all times to come. Because every time we have condemned, the world has condemned, we have waited with bated breath to see what will happen. A few months later, a few years later, there's another attack. Greatly reassured and encouraged by the responses we've had from your government and your officials. And we believe that this may well be a chapter in further cooperation between our two great countries. और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं अलीपुर द्वार, जहां जनसभा को संबोधित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए। मोदी 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 जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम, मोदी जी स्वागतम,
मोदी जी स्वागतम। मोदी जी स्वागतम। मोदी जी स्वागतम। मैं सबसे पहले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, केवल देश की नहीं हमारे विश्व के नेता एवं देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं इस अलीपुर द्वार, जहां चारों ओर हरियाली है, चाय बगान है, गैंडे हैं, हाथियां हैं और मयूर है, ऐसे पुण्य भूमि पर हम सभी अलीपुर द्वार वासी, चाहे कोच हो, मेच हो, राभा हो, टोटो हो, आदिवासी हो, गोरखा हो, बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, हम सभी के तरफ से हम उनको इस कार्यक्रम में, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में बंगाल में पहली बार इस अलीपुर द्वार की पुण्य भूमि में यहां पर उपस्थित हुए हैं, हम अपनी दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। तो इस स्वागत कार्यक्रम में मैं सबसे पहले हमारे इस राज्य के सभापति और हमारे केंद्र में शिक्षा प्रतिमंत्री और इस उत्तर पूर्व के विकास के मंत्री श्री सुकांतो मजुमदार जी को खदा के द्वारा सम्मानित करने के लिए आह्वान करता हूं। साथ ही हमारे पश्चिम बंगाल के लड़ाकू नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल के नेता सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान करने के लिए आह्वान करता हूं। साथ ही हमारे जिले के सभापति और भी हमारे 2 जिले के सभापति हैं, उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रतिकृति देकर के सम्मानित करने के लिए आवेदन करता हूं। जिले सभा मिठू दास, हमारे जलपाईगुड़ी जिले के सभापति और कूच बिहार के सभापति, जिले सभापति। जिला सभापति हमारे 3 जिले के जिला सभापति उसके बाद में मैं हमारे राज्य के वाइस प्रेसिडेंट श्री रथिंद्र बोस जी द्वारा संपादित बंगाली में पुस्तक, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो विभिन्न भाषा ने उनको संपादित, वह पुस्तक देने के लिए मैं जिला सभापति एमपी द्वारा, हमारे जितने भी सम्मान्य एमपी हैं, एमपी के द्वारा हमारे जो उत्तर बंगाल के जो हाथी हैं, हाथी से सम्मानित करने के लिए मैं आवेदन करता हूं। इसके बाद हमारे जितने भी सम्मानीय एमएलए हैं, सम्मानीय एमएलए साहब सबको जो मदन मोहन मंदिर का जो अपना प्रतिकृति है उसको देकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को सम्मान करने के लिए आवेदन करता हूं। मैं अभी सम्मान
समारोह के बाद में मैं हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल के नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी को स्वागत भाषण देने हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। সমবেত দেশপ্রেমিক রাষ্ট্রবাদী অপরূপ সুন্দরী ডুয়ার্স তরাই আলিপুর দুয়ার সহ উত্তরবঙ্গের গণদেবতা জনতা জনার্দন, আমরা আজকে পেয়েছি বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা, ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী, যে প্রধানমন্ত্রী 100 কিলোমিটার ভিতরে ঢুকে জঙ্গিদের নাম নিশান মিটিয়ে দিয়েছেন, যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোदी जी। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी संघर्ष करो, मोदी जी संघर्ष करो, अंदर घुस के मारा कान। আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন রাজ্যের সভাপতি, ভারত সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মানীয় ডক্টর সুকান্ত মজুমদার, ভারতীয় জনতা পার্টির পশ্চিমবঙ্গের ইনচার্জ সাধারণ সম্পাদক মহামন্ত্রী সুনীল বানসালজি, সহপ্রভারী অমিত মালভিয়াজি, মাননীয় সাংসদগণ, মাননীয় বিধায়কবৃন্দ, মাননীয় জেলা সভাপতিবৃন্দ, আমি সম্মানিত মঞ্চ সকলকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানাই। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কথা শোনার জন্য এসেছি আমরা। আমি কিছুদিন আগে উত্তরবঙ্গের বানারহাট এবং শিলিগুড়িতে তেরঙ্গা যাত্রায় অংশগ্রহণ করেছি। তাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বসিয়ে রেখে আমি দীর্ঘ বক্তব্য রাখতে চাই না। আমি শুধু আপনাদের কাছে আবেদন করব, এই উত্তরবঙ্গ সহ গোটা পশ্চিমবঙ্গকে গত 14 বছর ধরে যারা লুট করেছে, যারা দুর্নীতি করেনি এমন কোনো জায়গা নেই, যারা পশ্চিমবঙ্গে তোষণের রাজনীতি ভয়ঙ্করভাবে করছে, এই ভ্রষ্টাচারী তৃণমূল কংগ্রেস, হিন্দু বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে আগামী কয়েক মাস পরে বিধানসভা ভোটে আমাদের ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে নরেন্দ্র মোদীজির আশীর্বাদ ধন্য একটি রাষ্ট্রবাদী সরকার তৈরি করার শপথ এই পরিবর্তন সংকল্প র্যালি থেকে নিতে হবে। উত্তরবঙ্গে প্রকৃতি মা 3টে জিনিস দিয়েছিল, মমতা ব্যানার্জির সরকার 3টেই ধ্বংস করেছে। অপরূপ নদী আজ ধ্বংস, বালি সিন্ডিকেট, পাথরের সিন্ডিকেট। অরণ্য আজকে শেষ, তরাই ডুয়ার্সের কোন গাছ নেই, শেষ করে দিয়েছে এরা। আর অন্যদিকে চা বাগান, पूरा चा बागान बंद हुआ है। हर महीने एक एक चा बागान बंद हो रहा है। चा बागान का मजदूर बंगाल छोड़ के केरला और असम जा रहा है। इसलिए ये भ्रष्टाचारी तृणमूल कांग्रेस सरकार, ये तुष्टीकरण की सरकार, ये हिंदू विरोधी सरकार, इसको उखाड़ फेंकने का काम अगले चुनाव में करना पड़ेगा। बंगाल के हित में नहीं, देश हित में करना पड़ेगा। ममता बनर्जी सरकार बीएसएफ के 540 किलोमीटर সীমান্তে জমি দেয়নি।
মমতা ব্যানার্জির সরকারের আমলে ধর্মীয় উৎপীড়নের কারণে যে হিন্দুরা পলায়ন করতে বাধ্য হচ্ছে অন্য দেশ থেকে, তাদেরকে অত্যাচার করা হচ্ছে, আর রোহিঙ্গা মুসলমান ঘুষপেটিদের তাদেরকে জামাই আদর করে পশ্চিমবঙ্গে রাখা হচ্ছে। তাই পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিন চাই বিজেপি সরকার, পশ্চিমবঙ্গে আগামী দিন চাই नरेंद्र मोदी जी आशीर्वाद धন্য सरकार। हरियाणा का जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। महाराष्ट्र की जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। दिल्ली की जीत हमारी है, अभी बंगाल का बारी है। बिहार का जीत भी हमारी होगा, उसके बाद बंगाल का बारी आएगा। बंगाल को जिताना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी পশ্চিমবঙ্গকে ভারতে রেখে দিয়ে গেছেন। আজকে দেশ হিতে বাংলাকে বাঁচাতে হবে। মমতা ব্যানার্জি আর তার ভাতিজার সরকারকে উপড়ে ফেলতে হবে। এটাই হোক আজকে পরিবর্তন সংকল্প র্যালি থেকে আমাদের শপথ। আপনাদের সবাইকে আমি আমার অন্তর থেকে নমস্কার, ধন্যবাদ, অভিনন্দন জানাই। নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান। কে নেই আজকে? নেপালিরা এসেছেন, রাজবংশীরা এসেছেন, মতুয়ারা এসেছেন। কে নেই আজকে? আদিবাসীরা এসেছেন। এই বিরাট সভা প্রমাণ করছে বাংলা মোদিজির সাথে আছে, বাংলা মোদিজির সাথে আছে, বাংলা মোদিজির সাথে আছে। এই বাংলায় 3 জনকে পহেলগাঁয়ে খুন করা হয়েছে, ধর্ম দেখে খুন করা হয়েছে। তার বদলা যদি কেউ নিয়ে থাকেন, তার নাম নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদি। মোদি 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 মোদি। ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। हमारे पश्चिम बंगाल विधानसभा के विरोधी दल नेता सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके बाद हमारे पश्चिम बंगाल के बीजेपी के सभापति एवं भारत सरकार में शिक्षा प्रतिमंत्री और उत्तर पूर्व मंत्रालय के प्रतिमंत्री डॉक्टर सुकांतो मजुमदार को आप सभी को संबोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। ভারত মাতা কি। পাকিস্তানের ভিতরে 100 কিলোমিটার পর্যন্ত ভেতরে আমাদের মিসাইল গেছিল, তত দূর পর্যন্ত আওয়াজ পৌঁছাতে হবে। पाकिस्तान के अंदर तक आवाज पहुंचना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, জেপি নাড্ডা জিন্দাবাদ। ভারত মাতা কি। বন্ধুগণ, আজ আমাদের চরম সৌভাগ্য যে অপারেশন সিঁদুরের পর আমাদের 22 এপ্রিল মা বোনেদের মাথার সিঁদুর পাকিস্তান মিটিয়ে দিয়েছিল, পাকিস্তানের সাহায্যপ্রাপ্ত জঙ্গিরা মিটিয়ে দিয়েছিল। তার প্রতিশোধ যার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ নিয়েছে, সেই যশস্বী প্রধানমন্ত্রী আজকে আমাদের মাঝে অপারেশন সিঁদুরের পর এসেছেন। তাকে হাততালি দিয়ে স্বাগত জানাবেন, অভিনন্দন জানাবেন এই আলিপুরদুয়ার তথা ডুয়ার্সের পবিত্র মাটিতে। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন আমাদের লড়াকু বিরোধী দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, উপস্থিত আছেন আমাদের ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি মাননীয় সুনীল বনশালজি এবং আমাদের প্রভারী সহপ্রভারী মাননীয় অমিত মালব্য মহাশয়, সম্মানীয় সাংসদগণ, লোকসভা এবং রাজ্যসভা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, বিধায়ক, জেলা প্রেসিডেন্ট এবং আমার সামনে হাজার হাজার সংখ্যায় বিজেপির কার্যকর্তা যাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি।
যারা আগামী দিনে অপারেশন সিঁদুরের মতো অপারেশন পশ্চিমবঙ্গে মোদিজির সৈনিক হয়ে যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে উৎখাত করে বঙ্গোপসাগরের জলে গিয়ে ফেলবে সেই কার্যকর্তাদের আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। আমার বাগান থেকে আসা গোর্খা ভাই বোনেরা, দাদারা, তাদেরকে আমি আমার নমস্কার জানাই। আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেরা, ভগবান বিরসা মুন্ডার সন্তান যারা, তাদেরকে আমি আমার সম্মান জানাই, নমস্কার জানাই এবং আলিপুর দুয়ার সহ ডুয়ার্সের প্রত্যেকটি মানুষকে এই পবিত্র ভূমি থেকে আমি নমস্কার জানাই। আজকে বন্ধুগণ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয় সংকল্প যাত্রার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিজয়ের রথ আজকে থেকে আলিপুর দুয়ারের মাটি থেকে শুরু হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদী সরকার আসার পর প্রথম কেউ উত্তরবঙ্গের মানুষকে মানুষ মনে করেছে। তার আগে কলকাতায় শুনতাম আমরা নর্থ বেঙ্গল মানে নর্থ বেঙ্গল। এখন সেই নর্থ বেঙ্গল থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতে 110 কোটি টাকার গ্যাস পাইপ প্রকল্প আজকে এই মাটি থেকে চালু হলো, যা আপনাদের বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেবে। আগে কেউ কোনো ভাবেনি। যখন বন্দে ভারত পশ্চিমবঙ্গে যখন প্রথম বন্দে ভারত চালু করার ব্যবস্থা হলো, আমরা জানতাম বন্দে ভারত চালু হলে কলকাতা থেকে অন্য কোথাও চালু হয়। নরেন্দ্র মোদীজি সেদিন কলকাতায় আসার কথা ছিল, ওনার মাতৃবিয়োগ হয়েছিল, মা মারা গেছিলেন। সেই অবস্থাতেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়ালি থেকে প্রথম বন্দে ভারত পশ্চিমবঙ্গের যখন চালু করলেন, কি চালু করলেন? কলকাতা টু এনজিপি, যাতে কলকাতার লোকেরাও সুবিধা পায় আর উত্তরবঙ্গ যে নর্থ বেঙ্গল, যাকে নর্থ বেঙ্গল বলা হতো, সেই নর্থ বেঙ্গলে যেন বন্দে ভারতের মধ্য দিয়ে জুড়ে যায়। আজকে কত বন্দে ভারত আমাদের উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুগণ, এই নরেন্দ্র মোদীর সরকার আমাদেরকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আগামী 26শে নির্বাচনে আমাদের বিরোধী দলনেতা বললেন, কেন? কারণ মনে করুন 22শে এপ্রিল জঙ্গিরা এসেছিল পাকিস্তান থেকে, মাথার সিঁদুর দেখেছিল, মাথার সিঁদুর, গলার মঙ্গলসূত্র দেখে গুলি করেছিল। জিজ্ঞেস করেনি কে গোর্খা, জিজ্ঞেস করেনি কে ঝাড়খণ্ডের লোক, কে বাংলার লোক। আর কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদে গেছিলাম, আমি গেছিলাম, আমাদের বিরোধী দলনেতা গেছিলেন, আমাদের অন্যান্য নেতৃত্ব গেছিলেন। একটার পর একটা বাড়ি দেখেছি আমরা, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে। দোষ কি ছিল? যারা পেহেলগাঁওতে মারা গেছিল তাদেরও একটাই দোষ, আর মুর্শিদাবাদে যাদের বাড়ি ঘর ভেঙে দেওয়া হয়েছিল তারা পালিয়েছিল, একটাই দোষ, তারা মাথায় সিঁদুর পরেন মহিলারা, গলায় কাঠের মালা রাখেন, গলায় মঙ্গলসূত্র রাখেন। তাই কাশ্মীর আর মুর্শিদাবাদ এক হয়ে গেছে। এই শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের সকলকে গর্জে উঠতে হবে, লড়াই করতে হবে, আর সেই লড়াই নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্ব হবে। 26 আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই জেহাদি সরকারকে উৎখাত করে বঙ্গোপসাগরে ফেলবো। সেই জন্য সবাই তৈরি হন, দুই হাত মুঠ করে আমার সাথে সংকল্প নিন, ভারতবর্ষের পতাকাকে উপরে তুলে ধরুন আর বলুন, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি। জয় শ্রীরাম, জয় জয় শ্রীরাম। মহান দেশের মহান নেতা নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ, ভারতীয় সেনা জিন্দাবাদ, ভারত মাতা কি। ধন্যবাদ, নমস্কার, সবাইকে অভিনন্দন এবং সবাই খুব ভালো থাকবেন। নমস্কার। डॉक्टर श्री सुकान्त मजुमदार महाशय के अनेक अनेक धन्यवाद। अब तपाईहरु यहाँ बसिरहनु भएको छ, हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुन्नुको लागि। हमनी मन सब कोही बैठी बहुत आशा करके हमनी मन अपन प्रधानमंत्री कर बात सुनबको लागि तो समय आएजा है। हमरा सकले अधीर आग्रह बसिया छी। तो विश्व के अमेरिका जैसे देश हमारे प्रधानमंत्री जी को बॉस कहते हैं, रसिया जैसे देश हमारे प्रधानमंत्री जी को अच्छे दोस्त कहते हैं। ऐसे हमारे परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हमारे यहाँ पर जितने भी विभिन्न क्षेत्र से आए हुए जितने भी यहाँ पर समागम हुए हैं, उन आप सभी को संबोधित करने हेतु परम आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। भारत माता की
भारत माता की जय जोहार। नमस्कार। बोरोरा आमार प्रणाम नेबेन। छोटोरा भालोबाशा। आप इतनी विशाल संख्या में यहां हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं हृदय से बंगाल की जनता का अभिनंदन करता हूं। आज एवरेस्ट डे भी है। आज के दिन तेनजिंग नोर्गे जी ने एवरेस्ट पर अपना परचम लहराया था। उनके सम्मान में हम भी अपना तिरंगा फहराएंगे। और आज ही महान स्वतंत्रता सेनानी रामानंद चटर्जी की जयंती भी है। ये महान संतानें हमें प्रेरित करती है बड़े संकल्पों की सिद्धि के लिए हौसला देती है। साथियों, 21वीं सदी में भारत नए सामर्थ्य के साथ समृद्धि की नई गाथा लिख रहा है। आज देश का हर नागरिक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जुटा है, दिन रात जुटा है। और विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का भी विकसित होना बहुत जरूरी है। और इसलिए पश्चिम बंगाल को भी नई ऊर्जा के साथ जुटना है। बंगाल को फिर उसी भूमिका में आना होगा जो कभी यहां की पहचान थी। इसके लिए जरूरी है कि पश्चिम बंगाल फिर से नॉलेज का, ज्ञान विज्ञान का केंद्र बने। बंगाल मेक इन इंडिया का एक बहुत बड़ा सेंटर बने। बंगाल देश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को गति दे। बंगाल अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, उसे संरक्षित करते हुए तेज गति से आगे बढ़े। साथियों, केंद्र की भाजपा सरकार इसी संकल्प के साथ काम कर रही। भाजपा पूर्वोदय की नीति पर चल रही है। बीते दशक में बीजेपी सरकार ने यहां के विकास के लिए हजारों करोड़ों का निवेश किया है। अब से कुछ देर पहले यहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का शुभारंभ भी हुआ है।
केंद्र सरकार के प्रयासों से ही कल्याणी एम्स बना है। न्यू अलीपुरद्वार और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। बंगाल की व्यापारिक गतिविधियों को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। कोलकाता मेट्रो का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट हैं जो भारत सरकार यहां पूरे करवाने का प्रयास कर रही है। भाजपा सरकार ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर बंगाल की प्रगति के लिए समर्पित है, क्योंकि बांग्लार उदय तबई विकसित भारतेर जय। साथियों, ये समय पश्चिम बंगाल के लिए बहुत अहम है। ऐसे में पश्चिम बंगाल के हर नौजवान पर, आप सब पर बहुत बड़ा दायित्व है। आप सबने मिलकर के बंगाल का भविष्य तय करना है। आज पश्चिम बंगाल एक साथ कई संकटों से घिरा हुआ है। एक संकट समाज में फैली हिंसा और अराजकता का है। दूसरा संकट माताओं बहनों की असुरक्षा का है, उन पर हो रहे जघन्य अपराधों का है। तीसरा संकट नौजवानों में फैल रही घोर निराशा का है, बेतहाशा बेरोजगारी का है। चौथा संकट घनघोर करप्शन का है। यहां की सिस्टम पर लगातार कम होते जनविश्वास का है। और पांचवा संकट गरीबों का हक छीनने वाली सत्ताधारी पार्टी की स्वार्थी राजनीति का है। साथियों, यहां मुर्शिदाबाद में जो कुछ हुआ, मालदा में जो कुछ हुआ, वो यहां की सरकार की निर्ममता का उदाहरण है। दंगों में गरीब माताओं बहनों की जीवन भर की पूंजी राख कर दी गई। तुष्टीकरण के नाम पर गुंडागिर्दी को खुली छूट दे दी गई। जब सरकार चलाने वाले एक पार्टी के लोग, विधायक, कॉरपोरेटर ही लोगों के घरों को चिन्हित करके जलाते हैं और पुलिस तमाशा देखती है, तो उस भयावह स्थिति की कल्पना की जा सकती है। मैं बंगाल की भद्र जनता से पूछता हूं, क्या सरकारें ऐसे चलती हैं? यही भावेश्वर कर चलेगी?
साथियों, बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहां की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बिना कोर्ट के बीच में आए कोई भी मामला सुलझता ही नहीं है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यहां की जनता के पास अब सिर्फ कोर्ट का आसरा ही है। इसलिए पूरा बंगाल कह रहा है, बंगाल में मची चीख पुकार, नहीं चाहिए निर्मम सरकार। बांग्लार चित्कार लागबे ना, निर्मम सरकार। साथियों, भ्रष्टाचार का सबसे बुरा असर नौजवानों पर पड़ता है, गरीब और मिडिल क्लास परिवारों पर होता। भ्रष्टाचार कैसे चारों तरफ बर्बादी लाता है, ये हमने टीचर भर्ती घोटाले में देखा है। टीएमसी सरकार ने अपने शासनकाल में हजारों टीचर्स का फ्यूचर बर्बाद कर दिया, उनके परिवारों को तबाह कर दिया, उनके बच्चों को असहाय छोड़ दिया। टीएमसी के घोटालेबाजों ने सैकड़ों गरीब परिवार के बेटे बेटियों को अंधकार में धकेल दिया है। ये सिर्फ कुछ हजार टीचर्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया जा रहा है। टीचर्स के अभाव में लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। इतना बड़ा पाप टीएमसी के नेताओं ने किया है। हद तो ये है कि ये लोग आज भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उल्टा देश की अदालत को, न्यायपालिका को, कोर्ट को दोषी ठहराते हैं। साथियों, टीएमसी ने चाय बागान में काम करने वाले साथियों को भी नहीं छोड़ा है। यहां सरकार की कुनीतियों के कारण टी गार्डन लगातार बंद होते जा रहे हैं। मजदूरों के हाथ से काम निकलता चला जा रहा है। यहां पीएफ को लेकर जो कुछ भी हुआ वो बहुत शर्मनाक है। ये गरीब मेहनतकश लोगों की कमाई, उस पर डाका डाला जा रहा है। टीएमसी सरकार इसके दोषी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही है। और मैं बंगाल के मेरे भाई बहन आपको विश्वास दिलाने आया हूं, भाजपा ये नहीं होने देगी। साथियों, राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन गरीब, दलित,
पिछड़े, आदिवासी और महिलाओं से टीएमसी क्यों दुश्मनी निकाल रही है। पश्चिम बंगाल के गरीब एससी, एसटी, ओबीसी के लिए जो भी योजनाएं देश में चल रही है, उनमें से बहुत सारी योजनाएं यहां लागू ही नहीं होने दी जा रही है। पूरे देश में करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज मिल चुका है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, इसका फायदा पश्चिम बंगाल के मेरे भाई बहनों को नहीं मिल रहा। पश्चिम बंगाल का कोई साथी अगर दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई गया है, उसको वहां मुफ्त इलाज नहीं मिल पाता है, क्योंकि निर्मम सरकार ने बंगाल के अपने लोगों को आयुष्मान कार्ड देने ही नहीं दिया। आज देश भर में 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है। मैं तो चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में भी 70 वर्ष से ऊपर के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिले, लेकिन टीएमसी सरकार ये नहीं करने दे रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार देश भर में गरीब परिवारों को पक्के घर बनाकर दे रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लाखों परिवारों का घर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि टीएमसी के लोग इसमें भी गरीब के पास से कट और कमीशन की मांग कर रहे हैं। आखिर टीएमसी सरकार आप लोगों को लेकर इतनी निर्मम क्यों है? साथियों, यहां की निर्मम सरकार के जितने उदाहरण दो वो कम है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी संख्या में हमारे विश्वकर्मा भाई बहन हैं। ये लोग हाथ के हुनर से अनेक प्रकार के काम करते हैं। इनके लिए पहली बार भाजपा सरकार विश्वकर्मा योजना लाई है। इसके तहत देश के लाखों लोगों को ट्रेनिंग मिली है, पैसा मिला है, नए टूल मिले हैं, आसान ऋण मिला है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 लाख एप्लीकेशन अभी भी लटकी पड़ी है। निर्मम सरकार उस पर बैठ गई है, क्योंकि टीएमसी सरकार इस योजना को भी लागू नहीं कर रही है। साथियों, टीएमसी सरकार की मेरे आदिवासी भाई बहनों से भी दुश्मनी कुछ कम नहीं है। देश में पहली बार जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के लिए पीएम जनमन योजना बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा आदिवासी समाज है। टीएमसी सरकार गरीब आदिवासियों का विकास भी नहीं होने दे रही है। उसने पीएम जनमन योजना को यहां लागू नहीं किया।
टीएमसी हमारे आदिवासी समाज को भी वंचित ही रखना चाहती है। साथियों, टीएमसी को आदिवासी समाज के सम्मान की परवाह नहीं है। 2022 में जब एनडीए ने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया तो सबसे पहले विरोध करने वाली पार्टी टीएमसी थी। बंगाल के आदिवासी इलाकों की उपेक्षा भी यही दिखाती है कि इन्हीं आदिवासी समाज से टीएमसी वालों को कोई लगाव नहीं है, कोई लेना देना नहीं। साथियों, कुछ दिन पहले दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये एक अहम मंच होता है जहां देश भर के मुख्यमंत्री मिलकर विकास पर चर्चा करते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि इस बार बंगाल सरकार इस बैठक में मौजूद ही नहीं रही। दूसरे गैर भाजपा शासित राज्य आए, सभी दल के नेता आए, हमने साथ बैठकर चर्चा की, लेकिन टीएमसी को तो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा पॉलिटिक्स करना है और कुछ करना ही नहीं है। पश्चिम बंगाल का विकास, देश की प्रगति उनकी प्राथमिकता में है ही नहीं। साथियों, केंद्र सरकार की जिन योजनाओं को यहां लागू किया भी गया है, उनको पूरा नहीं किया जा रहा। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत पश्चिम बंगाल के गांवों के लिए 4000 किलोमीटर की सड़कें स्वीकृत की गई। इनको पिछले साल तक पूरा हो जाना था। 4000 किलोमीटर तो छोड़िए, यहां 400 किलोमीटर सड़कें भी नहीं बन पाई है। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं। लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। ये 90,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट हैं। कहीं रेल लाइन आनी थी, रुकी पड़ी है। कहीं मेट्रो बननी थी, रुकी पड़ी है। कहीं हाईवे बनना था, बंद पड़ा है। कहीं अस्पताल बनना था, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को ये टीएमसी ने लटका करके रखा है। ये पश्चिम बंगाल के आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। साथियों, आज जब सिंदूर खेला की इस धरती पर आया हूं, तो आतंकवाद को लेकर भारत के नए संकल्प की चर्चा स्वाभाविक है। 22 अप्रैल को पहलगाम में, जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने जो बर्बरता की, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी बहुत गुस्सा था। आपके भीतर जो आक्रोश था, आपका जो गुस्सा था, उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने
उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंकी हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रेप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। आतंक और नरसंहार ये पाकिस्तानी सेना की सबसे बड़ी एक्सपर्टाइज है। जब सीधा युद्ध लड़ा जाता है तो उसकी हार तय होती है, उसका पराजय निश्चित होता है, उसको मुंह की खानी पड़ती है। यही कारण है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों का सहारा लेती है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अब भारत ने दुनिया को बता दिया है, भारत अब आतंकी हमला हुआ, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। साथियों, पश्चिम बंगाल को अब हिंसा की, तुष्टीकरण की, दंगों की, महिला अत्याचार की, घोटालों की राजनीति से मुक्ति चाहिए। अब पश्चिम बंगाल के सामने भाजपा का विकास मॉडल है। आज भाजपा देश के कई राज्यों में सरकारें चला रही है। देश के लोग बार बार भाजपा को अवसर दे रहे हैं। पड़ोस में असम हो,
त्रिपुरा हो या फिर ओडिशा, यहां भाजपा सरकारें तेजी से विकास कार्यों में जुटी है। मैं बंगाल के सभी भाजपा कार्यकर्ता साथियों से कहूंगा, हमें कमर कसकर तैयार रहना है। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है कि लोकतंत्र पर पश्चिम बंगाल की जनता के विश्वास को फिर से कैसे बहाल करें। हमें पश्चिम बंगाल के हर परिवार को सुरक्षा की, सुशासन की और समृद्धि की गारंटी देनी है। इसके लिए आने वाले दिनों में अपने प्रयासों को हमें और तेज करना होगा। साथियों, विकसित भारत बनाने के लिए पश्चिम बंगाल का तेज विकास बहुत जरूरी है। हमें पश्चिम बंगाल को उसका पुराना गौरव लौटाना है। ये हम सभी मिलकर करेंगे और करके रहेंगे। एक बार फिर आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ तिरंगा ऊंचा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।